हेलो स्टूडेंट्स। आप देखिए, इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूं यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने पहले आपको बताया था पहले के वीडियोस में, ओपेरिन और हेल्डन का जो कॉन्सेप्ट था केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, जिसने कहा था कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने होंगे या बन सकते थे या बने होंगे जो आज भी हमारे बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ये चीजें यूज हो रही हैं। तो यूरे मिलर इन द ईयर 1953, मिलर एक्सपेरिमेंट, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं इसको। इन द ईयर 1953 यूरे मिलर ने अपने लैब के अंदर एक इस तरह का कंडीशन क्रिएट किया या ऐसा लेबोरेटरी का पूरा सिस्टम डेवलप किया जो कंडीशंस प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पॉसिबल था। जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर की कंडीशन हो सकते थे उसी तरह का एक लैब सेटअप पूरा तैयार किया गया। किसने किया? ये यूरे मिलर ने, ये बताने के लिए क्या ऐसे कंडीशंस अगर क्रिएट किए जाएं तो क्या वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में बने होंगे अकॉर्डिंग टू ओपेरिन एंड हेल्डन। देखो, उसने एक पूरा लैब सेटअप तैयार किया। आप जानते हैं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो ओशन का जो वाटर था उसका टेम्परेचर काफी ज्यादा था। तो देखिए, एक कॉन्टिन्यूअस बॉइलिंग वाटर की बात कर रहे हैं आप। एक मतलब वाटर को आप बॉयल कर रहे हैं और जो वाटर का वेपर है उसे पास कराया जा रहा है इस पर्टिकुलर फ्लास्क के अंदर। तो बॉइलिंग सोर्स ऑफ, आप कह सकते हैं बॉइलिंग वाटर है, हीटिंग सोर्स यूज किया गया काफी ज्यादा। ये हीटेड वाटर है एक्चुअली इसके अंदर, और जो ये स्टीम यहां से, जो वाटर का वेपर जो स्टीम यहां से पास हो रहा है, इस वाटर को पास कराया गया एक 5 लीटर के फ्लास्क में। ये एक 5 लीटर का फ्लास्क है, देखिए ये पूरा का पूरा, जिस फ्लास्क में वो केमिकल्स रखे गए लिमिटेड रेशियो में जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एबंडेंस में था। और वो क्या देखो, मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन, NaH इन द रेशियो ऑफ 2:1:2। वाटर वेपर था, वाटर का कोई रेशियो की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, वाटर तो वेपर्स के फॉर्म में यहां पे आ रहा है। देखो, तो फ्लास्क में क्या लिए गए? वो केमिकल्स जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में एबंडेंस में था। समझ में आ रहा है? मीथेन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन। और इस फ्लास्क के अंदर क्या दिया गया? वाटर का जो वेपर है वो सप्लाई हो रहा है। देखो, और आप जानते हैं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो या जो इनिशियल, जब आप एटमॉस्फेयर की बात करें तो उस समय जो एनर्जी सोर्स था वो काफी एबंडेंस में था इन द फॉर्म ऑफ सन रेडिएशन, वॉल्केनिक इरप्शन, लाइटनिंग वगैरह भी हो रहा था, रेडियो एक्टिविटी की बात भी करते हैं। तो ये जो इतना ज्यादा इंटेंस सोर्स ऑफ एनर्जी है, अब लाइटनिंग और थंडरिंग तो लैब में पॉसिबल नहीं था। तो उस चीज का रिप्लेसमेंट उसने क्या किया? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, हाई इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज विद द हेल्प ऑफ टंगस्टन इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू टेस्ला कॉइल। मोर देन 70,000 वोल्ट का उसने इलेक्ट्रिक स्पार्क क्रिएट किया इस फ्लास्क के अंदर, और लगभग 7 डेज तक ये कॉन्टिन्यूस स्पार्क दिया गया इस पर्टिकुलर फ्लास्क के अंदर। तो इसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसी को सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। और देखो, ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया गया जस्ट टू रिप्लेसमेंट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी। कि आपको केमिकल रिएक्शन अगर इनिशिएट करना है, उसके रिएक्शंस को प्रोसीड कराना है, तो हमें एनर्जी चाहिए, इंटेंस एनर्जी चाहिए। क्योंकि मैंने पहले कहा था कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स को ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत है। तो ऑक्सीजन तो यहां पे कहीं नहीं है, फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन नहीं है, है ना। और जो भी चीज यहां पर रिएक्ट हो रहा था, आप जानते हैं कि प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में जो कॉन्टिन्यूस रेनिंग की बात भी करते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो मिक्सचर यहां पे बना
वो ठंडा भी हो रहा था एक्चुअली। तो उस पर्टिकुलर मिक्सर को अब पास कराया गया कहां से, कंडेंसर से। देखो ये कंडेंसर है जहां से ठंडा वाटर आ रहा है, कोल्ड वाटर का ये इनपुट है और यहां से वाटर बाहर जा रहा है, ताकि ये जो केमिकल्स यहां से पास हो रहा है वो ठंडा हो। समझ में आ रहा है? तो कंडेंसर यूज किया गया उस मिक्सर को ठंडा रखने के लिए। और फिर नीचे देखो, ये देखो ये एक्वस मीडियम कंटेनिंग जो यहां से कंपाउंड आ रहा है वो इसके अंदर है, और यहां पर एक ट्रैप बनाया गया ताकि ये जो केमिकल्स यहां से आ रहा है इस केमिकल्स को ट्रैप, उस केमिकल्स को बाहर निकालकर उसका क्या किया जाए, क्रोमेटोग्राफी, और ये पता चले कि इस एक्वस सिस्टम में, इस एक्वस मीडियम में कौन कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं बाय द मेथड ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्लियर? और आप जानते हैं कि वो वापस अगर आप ओशन वाटर में चला जाएगा तो देखो इसको, इस सिस्टम को वापस मिला दिया गया इसके। तो ये पूरा एक लैब सेटअप है यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट का। एंड दैट, मैंने पहले कहा कि दैट वाज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन द फेवर ऑफ केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है? और आप जानते हैं कि आफ्टर 7 डेज ये स्पार्क कॉन्टिन्यूअस दे दिया गया 7 डेज तक, है ना। और उसके बाद जब इस केमिकल का क्या किया गया, क्रोमेटोग्राफी, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, क्रोमेटोग्राफी ऑफ केमिकल प्रेजेंट इन ट्रैप। इस ट्रैप में देखिए जो केमिकल्स मिले, उस केमिकल्स में देखिए यहां पर जैसे इसमें मिले क्या, अमाइनो एसिड। जैसे पूछा जाता है कौन कौन सा, तो एलेनिन है, ग्लाइसिन है, एस्पार्टिक एसिड है। देखो इस तरह के क्या मिले बताओ केमिकल्स। इसके अलावा देखो यहां पर सिंपल शुगर भी मिला, इसमें कुछ यूरिया भी मिले, कुछ ऑर्गेनिक एसिड भी मिला। अब आप देखिए एमाइनो एसिड्स का मिलना, लाइक एलेनिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड, ये क्या कहता है कि इसी अमीनो एसिड्स का अगर आप बाद में फिर पॉलीमराइज करेंगे तो पेप्टाइड बनेगा, पॉलीपेप्टाइड बनेगा। तो इन केमिकल्स का मिलना काफी हद तक उस चीज को प्रूफ करता है जो बताया था ओपरिन एंड हेल्डन ने। यूरिया भी है, कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी, और भी बहुत सारे कंपाउंड्स मिले थे। बट अब देखो ये तो एक इनिशियल सेटअप था एक्सपेरिमेंट का। दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ कुछ केमिकल्स को चेंज किया, कैटलिस्ट को चेंज किया। ये चीज याद रखिएगा कि यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में किसी भी तरह का न्यूक्लिक एसिड बेस, प्यूरीन और पैरामिडीन की बात नहीं कर रहे हैं, और ये मिला भी नहीं था। दूसरे साइंटिस्ट ने कुछ और केमिकल्स को यूज किया। जैसे अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया के साथ अगर आप हिटेड, मतलब एक कैटलिस्ट के ऊपर फ्लो कराते हैं, पास कराते हैं, तो उसमें प्यूरीन और पैरामिडीन बेसिस भी बन जाते हैं। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट, मिलते जुलते एक्सपेरिमेंट कहते हैं उसको, वो किए गए और 20 के 20 एमाइनो एसिड्स को फॉर्म कर लिया गया बाय चेंजिंग a little experiment setup and different type of chemicals। तो इतने तरह के केमिकल्स का मिलना ये क्या बताता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं, किससे बताओ, कुछ इनिशियल इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। और ये एक 100% एक प्रूफ था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था ओपरिन और हेल्डन के केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ का। तो देखिए पूरा सेटअप है, और ये मैंने बता दिया, इसको यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट, इसको सिमुलेशन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, इसको
एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। और इसी को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। That experiment was in the year 1953. समझ में आ गया? तो ये था ऑल अबाउट द यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट। आपके एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूरे मिलर के एक्सपेरिमेंट में क्या था, क्या नहीं था, किस तरह का उसने सेटअप तैयार किया और वो किस चीज का रेप्लिका था, है ना? कि अगर चीजें ठंडी हो रही थी तो कंडेंसर यूज किया गया। इनिशियल जो ओशन वाटर का टेम्परेचर था काफी ज्यादा था, हीटेड वाटर यूज किया गया। देखो यहाँ पर ऐसे, तो वो सारे सेटअप तैयार किए गए जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में पॉसिबल था। और इस चीज का ध्यान रखा गया कि कंडीशन हाईली क्या हो, रिड्यूसिंग। याद रखना इस पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या नहीं था, तो हम बात करते हैं फ्री मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, ये एब्सेंट है। तो ये कंप्लीट रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। और यही चीज बताया गया था पहले के ओपरिन और हेल्डन के कॉन्सेप्ट में भी, ठीक है। और इसने फाइनली ओपरिन हेल्डन का जो केमिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ है उस चीज पे उसने एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ही कर लिया कि ये एक पॉसिबल वे हो सकता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बनने का। दैट इज ऑल अबाउट यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट।